Hi, like and subscribe and share my channel. तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से। साशा और उसके हस्बैंड दोनों को ही रॉक क्लाइंबिंग चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये लोग नॉर्वे की एक वर्टिकल पहाड़ी को सर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साशा के हस्बैंड ने तो एक दो मरतबा किया हुआ है, लेकिन साशा कई मरतबा इसमें नाकाम रही है और अब उसने जिद बना ली है कि वो इस चोटी को सर करके ही रहेगी। इनके पास इस वर्टिकल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, यहाँ तक के लटकने वाला कैप भी है ताकि थकने पर इन्हें वापस नीचे ना उतरना पड़े, बल्कि ये बीच रास्ते में ही आराम कर पाएं। सुबह होते ही साशा अपना टेंट पैक किए उस पहाड़ी को सैंड करने की कोशिशों में लग जाती है, लेकिन हर बार एक खास पॉइंट पर आकर वो फंसती रहती है और नीचे गिरती रहती है। उसके हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो, लेकिन वो तो जिद पर अड़ती थी। तूफान भी आने वाला था। इस टाइम जज्बात में वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। इस टाइम उसके हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा समझा बुझा कर यहीं पर टेंट लगाकर ये दोनों दोबारा से आराम करने लगते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि तूफान के जाते ही ये लोग दोबारा से इस पहाड़ी को सर करने की कोशिशों में लग जाएंगे। मजबूरन साशा मान तो जाती है, लेकिन उसका जुनून ठंडा होने को नहीं आ रहा था और इस टाइम उसके हस्बैंड को किसी अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। का दिल घबरा रहा था। अपने लकी कंपास को देखते हुए उसे एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे अब ये उसका आखिरी सफर, आखिरी चढ़ाई हो, पर वो अपनी सोचों को झटक देता है। कुछ ही पल गुजरते हैं कि तूफान और भी ज्यादा भयानक हो जाता है और इनका यहाँ पर लटके रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो समझ जाता है कि उन्हें नीचे उतरना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। वो मुश्किल से साशा को समझाता है और कहता है अभी के लिए हमें नीचे चलना चाहिए, ये चोटी कहीं नहीं जा रही, कल को भी ये यहीं होगी, तुम कल को आकर इसके ऊपर चढ़ जाना। साशा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि नीचे जाने पर उसकी बहुत सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। पर टॉमी वादा करता है कि कल को वो उसे खुद सपोर्ट देते हुए यहाँ तक चढ़ा देगा, ताकि उसकी ताकत आगे की पहाड़ी सर करने के लिए यूज हो सके। ये बातें सुनने के बाद मुश्किल से ही सही साशा मान जाती है और ये लोग टेंट समेट कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगते हैं। तूफान की हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी, लटके हुए भी इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ऊपर से अब बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया था। ये मुसीबतें अभी कम नहीं थी कि ऊपर से पहाड़ टूटकर नीचे गिरने लगे। ये देखते हुए टॉमी बहुत ज्यादा डर जाता है और पहले साशा को नीचे उतरने को कहता है। साशा नीचे उतरकर एक बड़े पत्थर के नीचे पनाह ले लेती है, लेकिन ऊपर साशा का हस्बैंड बच नहीं पाता। बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं और वो बैलेंस खोते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। इस टाइम उसकी जो गैर रस्सी थी वो साशा के हाथ में थी। साशा ने अपनी भी रस्सी को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह वो एक ही वक्त में दोनों को नहीं बचा सकती थी। अगर ऐसे ही वो अपने हस्बैंड को पकड़ कर रखती तो जल्द ही ऊपर से आने वाले पत्थर उससे भी टकरा जाते, वो अपने आप को भी ना संभाल पाती और इस तरह दोनों की मौत हो जाती। ऊपर से इस टाइम उसका हस्बैंड कुछ बोल भी नहीं रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जिंदा भी है या मर गया। एक पल को उसके जहन में आया, हो सकता है कि वो बेहोश हो और रेस्क्यू करने पर उसे बचाया जा सके, लेकिन क्या हुआ करके वो मर गया हो। ऐसे में क्या साशा को अपनी जान नहीं बचानी चाहिए? फैसला करने के लिए उसके पास सिर्फ चंद ही सेकंड थे। आखिर वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने हस्बैंड की गैर रस्सी को छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड नीचे पहाड़ियों पर गिर जाता है और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। उसके हस्बैंड के नीचे गिरते ही साशा का अपना हार्नेस भी खुल गया था। वो भी नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने आप को चट्टानों से पकड़कर बचा लिया और इसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। सीन यहीं से कट होकर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया गया। यहाँ हम साशा को वापस अपने घर देख रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा उदास है और इस गिल्ट में है कि उसके हस्बैंड की मौत उसकी वजह से हुई। उस दिन के बाद से उसने माउंटेन क्लाइंबिंग बिल्कुल छोड़ दी है और अब वो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गिल्ट उसे जीने नहीं देता। अब वो फैसला करती है कि वो कोई और ऐसा एडवेंचर करेगी जिसमें वो अकेली जाए और अपने साथ यादें बना सके। पहले जितने भी उसने एडवेंचर किए थे वो अपने हस्बैंड के साथ किए थे और उन्हीं यादों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब वो अपने साथ यादें बनाना चाहती थी। इस टाइम पहाड़ों पे चढ़ने का तो उसका जुनून खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके हस्बैंड का लकी कंपास उसी के पास है। खैर, अब साशा एक जंगल के अंदर जाने का प्लान बनाती है और यहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर उसे वार्न भी करता है कि अकेले जंगल के अंदर मत जाना। जंगल के अंदर बहुत से खूंखार जानवर हैं और बहुत से लोग जो जंगल के अंदर जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते। वो उसे मिसिंग लोगों के पोस्टर भी दिखाता है, लेकिन यहाँ साशा सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर, वो अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लेती है और निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक स्टोर मिलता है जहाँ से उसे जरूरत का सामान लेना था। इस शॉप के अंदर उसे 2 लड़के तंग करने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर बहन की एंट्री होती है, जो यहाँ पर जैकी सप्लाई करने के लिए आया था। वो उन दोनों गुंडों को डराकर भगा देता है
और साशा की इस तरह हेल्प करता है। थैंक यू के तौर पर साशा उसके जर्की के पैकेट खरीद लेती है। वैसे भी ये ड्राई मीट था जो मुश्किल में उसके काम आने वाला था। अब वो आकर वापस अपनी कार में बैठती है तो उसे पता चलता है कि अचानक से उसकी कार का जीपीएस खराब हो गया है। वो हैरान हुई थी कि अभी तक वो सही काम कर रहा था। बेन अपनी कार में बैठा हुआ था इस टाइम। वो उसे देखता है परेशान तो उससे पूछता है क्या हुआ। साशा जब अपनी मुश्किल बताती है तो वो उसे एक रोड मैप देता है। ये जंगल का मैप था। इस मैप के अंदर उसे वो 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता वो था जिसमें वो बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थी और वो बहुत आसान भी था, जबकि दूसरा रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत लंबा था। लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि इसके दौरान बहुत सारे एडवेंचर्स और बहुत सारे नजारे उसे देखने को मिल जाते। बेन कहता है अब चॉइस तुम्हारी है, तुम कौन सा रास्ता लो। साशा उसे थैंक यू कहती है और आगे बढ़ जाती है। उसने फैसला किया था कि वो लंबा रास्ता लेगी क्योंकि एडवेंचर्स तो उसे भी बहुत पसंद है। रात होने पर वो वहीं रास्ते में स्टे करती है और कैंप लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर भी उसे वही लड़के मिल जाते हैं जो शौक में उसे तंग कर रहे थे। इसीलिए वो अपनी कार के अंदर जाकर अपनी कार लॉक कर लेती है और जब लड़कों को कोई रिस्पांस नहीं देती तो तंग आकर वो लड़के भी यहाँ से चले जाते हैं और तब जाकर वो सुकून की नींद सो पाती है। फिर सुबह होते ही वो एक छोटी सी बोट लिए यहाँ नदी में एडवेंचर के लिए निकल जाती है। काफी देर तक वो इस बोट को चलाती रहती है और जब वो इस नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो उसे यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का सामान पड़ा था और उन लोगों की पिक्चर्स भी पड़ी थी जिन लोगों की मिसिंग पिक्चर्स उसने फॉरेस्ट स्टेशन के अंदर देखी थी। खैर वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब तक वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो यहीं पर टेंट लगा लेती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है अनजाने से शोर से। उसे आहट हुई थी जैसे उसके पास कोई आया। उसने टेंट से बाहर निकल कर देखा तो सच में यहाँ कोई आया था जो उसका बैग चुरा कर भाग गया। इसी दौरान जब वो टेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप था। ये देखकर वो डर जाती है। सांप की वजह से अब वो ये सामान पैक भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपनी बोट लिए यहाँ से वापस जाने लगती है। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक और कैंप दिखाई देता है। वो यहाँ जाने का फैसला करती है क्योंकि अब उसका बैग उसके पास ना होने की वजह से यहाँ सरवाइव करने की उसके पास चीजें नहीं थी और वो किसी की हेल्प लेना चाहती थी। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि ये कैंप किसी और का नहीं बल्कि बेन का था जो पहले रास्ते में उसे मिला भी था। यहाँ पर जैन उसका अच्छे से वेलकम करता है और उसे कहता है टेंशन मत लो। साशा उसे बताती है कि मेरा सारा सामान गुम हो गया है तो वो उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कोई जंगली जानवर ले गया होगा। अब वो उसे यहाँ पर फिश ग्रिल करके खिलाता है और यहाँ पर इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। अब बेन उससे पूछता है कि तुम जंगलों में हाइकिंग कब से कर रही हो। साशा कहती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो उससे अपनी असल आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी कि वो पहले माउंटेन क्लाइंबिंग किया करती थी, लेकिन यहाँ वो उसी के मुंह से ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बेन को तो पहले से ही पता था कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करती है। इस पॉइंट पर उसे डर लगने लगता है क्योंकि बेन को उसके बारे में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजें याद थी और अब कहीं ना कहीं उसे गेम समझ आने लगती है कि असल में बेन उसका दोस्त नहीं है बल्कि उसका दुश्मन ही है। वो उसे अपना शिकार बनाना चाहता था और इस बात को साशा समझ नहीं पाई। गाड़ी में अचानक से बेन के आते ही जीपीएस का खराब हो जाना, फिर बेन का बड़ा रास्ता बताना, उस बड़े रास्ते से होते हुए साशा का यहाँ तक आना और रास्ते में लोगों के मिसिंग पोस्टर्स को देखना। वो गेम समझ रही थी कि जरूर बेन ने ही उसके साथ कुछ किया होगा। अभी उसे कुछ कंफर्म नहीं था, हो सकता था कि वो गलत भी हो, लेकिन तभी बेन उसी का बैग लाकर उसी के सामने फेंक देता है और साशा को पता चलता है कि वो जो कुछ सोच रही थी वो सच था। बेन ने ही उसे प्लान के तहत फंसाया था। इससे पहले कि साशा कुछ और सोच पाती वो यहाँ पर एक क्रॉसबो भी ले आता है और एक स्पीकर ऑन कर देता है। वो साशा से कहता है इस गाने के खत्म होने तक तुम जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और यही मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। तुम्हारे बैग में मैंने कुछ सप्लाईज रख दी हैं जो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन याद रखना तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। बिना कुछ सोचे समझे वो बैग उठाकर यहाँ से भाग निकलती है और अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि घबराहट में वो गलत डायरेक्शन में मुड़ जाती है। सामने एक झरना था, वो वहाँ से नीचे गिर गई। इस सब में उसकी बोट भी उससे छूट गई और वो जख्मी भी हो गई, पर अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी बेन से। वो जल्दी से नदी से बाहर निकलती है, अपने कपड़े बदलती है और दोबारा जब भागना शुरू करती है तो उसे एक फैमिली की आवाज आती है जो किसी से मदद मांग रहे थे। वो उस आवाज की डायरेक्शन में गई तो पता चला कि वहाँ पर एक फोन रखा हुआ था और फोन के अंदर एक फैमिली की वीडियो चल रही थी जो इसी नदी के किनारे आए थे, बिल्कुल साशा की तरह एंजॉय करने और बेन का ही शिकार बन गए। बेन ने इस टाइम ये फोन एक ट्रैप के तौर पर लगाया हुआ था और खुद वो यहाँ पीछे खड़ा था। इस फैमिली को देखकर साशा को ये भी याद आता है कि ये वही फैमिली है जिसके मिसिंग पोस्टर उसने देखे थे। बेन ने ही इसका भी शिकार किया।
इन्हें देखकर वो समझ जाती है कि बेन बहुत ही ज्यादा जालिम आदमी है। दूर बेन जो अपने लगाए इसी जाल के पास निशाना ताने बैठा था, वो जैसे ही अपना क्रॉसबो चलाता है तो साशा नीचे बैठ जाती है और ये तीर उसे नहीं लगता। यहाँ पर रुकना और खतरनाक हो सकता था क्योंकि अगला बार बेन यहाँ करीब आकर कर देता। साशा अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागती है और बेन लगातार पहाड़ी के ऊपर की तरफ से उसके ऊपर तीर चलाता रहता है, जिनसे वो जैसे तैसे कर बचती रहती है। वो यहाँ कहीं पनाह लेने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले बेन का आखिरी तीर उसकी टांग पे लग गया। वो जख्मी हो गई और लड़खड़ाते हुए वहाँ से नीचे गिरी। फिर वो अपने आप को संभाल ना पाई और आखिर ये हुआ कि वो एक नदी में भी गिर गई। नदी में बड़े बड़े पत्थर भी थे जो साशा के सिर पर लगे। वो बुरी तरह जख्मी हुई, पर अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से होश में रखा। अपनी पूरी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने आप को तेज बहाव से निकाला और वो अब एक किनारे पर भी फाइनली आ चुकी थी। यहाँ उसके हाथ में अभी तक बेन का फोन था। वो इससे रेस्क्यू बुला सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि फोन टूट चुका था और खराब भी हो चुका था। अब वो यहाँ बैठकर कुछ देर के लिए सांस निकालती है, खाना खाती है, कपड़े बदलती है और दोबारा से भागने लग जाती है क्योंकि वो जानती है कि बेन अभी भी उसी के पीछे है। इस टाइम वो दो चट्टानों के दरमियान में भाग रही थी। आगे जाने पर चट्टान वाला रास्ता खत्म हो जाता है तो वो चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। पहले वो नीचे की तरफ भाग रही थी तो बेन ऊपर से नीचे की तरफ नजर रख रहा था और उसके लिए निशाना लगाना भी आसान था। साशा को लग रहा था क्योंकि अब वो भी बेन के लेवल पर आ गई है तो बेन का उसे देखना और उसे निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अब अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखती है कि उसकी बोटी यहीं पर गिरी हुई थी और अब वो इसी से बेन को भी देखने लगती है और उसे पता चलता है कि बेन इस टाइम उससे ज्यादा दूर नहीं है। वो इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता था। वो हमेशा शॉर्टकट रास्तों से पहले ही वहाँ पहुंच जाया करता था जहाँ साशा बहुत स्ट्रगल के बाद पहुंचती थी। इससे पहले कि अब साशा को ज्यादा समझ पाती या जंगल का कोई रास्ता चुन पाती, बेन उसे देख लेता है और घबराहट में उसकी दूरबीन भी गिर जाती है। ज्यादा दूर वो जा नहीं सकती थी। इस टाइम उसने होशियारी दिखाई। जिस चट्टान के ऊपर वो आई थी वो उसी चट्टान के अंदर चली गई और एक पत्थर के नीचे छुप गई। बेन उसे ढूंढ नहीं पाया और इस तरह इस मर्तबा के लिए उसकी जान बच गई। बेन के जाने के बाद वो आहिस्ता से बाहर निकली और छुपते छुपाते वो बेन के कैंप तक पहुंच गई। उसे लग रहा था कि बेन का अपने कैंप में तो ध्यान होगा नहीं तो वहाँ वो उसे पकड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ तो चीजें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। बेन यहाँ बहुत ही आराम से नहा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी ही ना हो या जैसे उसे यकीन हो कि साशा उसके हाथ से निकलकर कहीं नहीं जाने वाली। साशा अब बहुत ही एहतियात से पानी में उतर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बोट के पास पहुंच जाती है। उसकी बोट लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा भी करने में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है कि ये सब भी बेन का ही एक बनाया प्लान था। बेन जानता था कि लोग ऐसा भी सोचते हैं कि दुश्मन के कैंप में छुपने से उनकी जान बच जाएगी, इसीलिए उसने यहाँ पर भी बहुत से ट्रैप लगाए हुए थे और उन्हीं में से एक ट्रैप के अंदर साशा फंस जाती है। जाल में उसके फंसते ही वो फड़फड़ाती है और बेन को उसके यहाँ आने का पता चल जाता है। बेन फौरन ही रस्सी खींचता है, उसे पानी से निकालने की कोशिश करता है और इस दौरान साशा जल्दी से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल लेती है और उसकी आंखों में मारते हुए अपने आप को छुड़वा के यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान बेन भी अपना मुंह धोकर अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। वो दोबारा से साशा की रस्सी को खींचता है और साशा दोबारा से पेपर स्प्रे उठा लेती है, लेकिन ये देखती है कि उससे पहले बेन ने भी क्रॉसबो उठा लिया था अपना। वो यहाँ उसे उसका पेपर स्प्रे दूर फेंकने को कहता है और साशा उसकी कहना मानने के लिए मजबूर भी हो जाती है। वो जैसे ही पेपर स्प्रे फेंकते हैं तो बेन उसका ट्रैप भी खोल देता है। वो हैरान थी, इस टाइम बेन ने उसे मारा नहीं। वो कंफ्यूज हो गई। उसने बेन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? बेन हंसते हुए उसे जवाब देता है, नहीं, ये गेम नहीं है, ये एक रिचुअल है। अब वो साशा के हाथ पांव को एक दर्द के साथ बांध देता है और उसे कहता है, देखो, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम यहाँ पर आओ। मैंने तुम्हें दो रास्ते बताए थे, एक आसान था, एक मुश्किल। तुमने खुद ही मुश्किल रास्ता चुना और यहाँ पर आई। अगर तुमने अक्लमंदाना फैसला लिया होता और शॉर्ट रास्ता लिया होता तो तुम अब तक अपनी मंजिल पे होती। मैं तुम्हें कुछ भी ना करता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये शिकार का रिचुअल है। तुम मेरा शिकार थी और तुम खुद आकर मेरे जाल में फंसी। रात भर के लिए वो साशा को यहाँ पर बांध देता है और उससे बातें करता रहता है। बारिश में भीगी हुई साशा बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ जाती है, लेकिन बेन उसके ऊपर रहम नहीं खाता और उसे कहता है कि रिचुअल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं अपने रिचुअल्स के हाथों मजबूर हूँ। ये रिचुअल ही मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। वो यहाँ पर उसे बताता है कि मैं एक ऐसे ट्राइब से ताल्लुक रखता हूँ जो बहुत ज्यादा दर्द सहने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी का शिकार कर सके। हम बहुत ज्यादा दर्द सहते हैं और दर्द सहने के बाद दांतों को घिसकर नुकीला बनाते हैं ताकि हम अपने शिकार को आसानी से खा सके। इस टाइम उसकी बातों से साशा समझ गई थी कि वो एक कैनिबल ट्राइब से ताल्लुक रखता है।
यानी वो इंसानों को मार कर खाने वाला है। खैर अगली सुबह वो साशा को अपनी बोट में बिठाए किसी सफर के लिए निकल जाता है। वो साशा को बताता है कि साशा का यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। साशा के यहाँ आने की उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग की हुई थी। वो बताता है कि जब तुमने फॉरेस्ट स्टेशन में अपना नाम लिखवाया था यहाँ हाइकिंग करने के लिए, तभी से मैं तुम्हारे बारे में सर्च करने लगा था। मुझे पता चला कि तुम एक माउंटेन क्लाइंबर थी और फिर अपने हस्बैंड के मरने के बाद तुमने वो छोड़ दी। उस टाइम ऐसा क्या हुआ था? साशा उसे कहती है वो सिर्फ एक हादसा था। पर टॉमी इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे टीज भी कर रहा था, तंग भी कर रहा था। वो कहता है तुमने ही मारा था अपने हस्बैंड को। साशा कुछ नहीं बोलती और बेन तब उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे हस्बैंड एक बहुत ही माहिर माउंटेन क्लाइंबर थे। इस तरह किसी हादसे में उनका मर जाना मानने वाली बात नहीं है। जिस टाइम पर बेन ये सारी बातें कर रहा था उस दौरान साशा का ध्यान बोट में पड़ी हुई एक मेटल रॉड की तरफ था। वो उसे उठाने ही वाली थी पर बेन ने एक और मर्तबा देख लिया और साशा की खराब किस्मत की वजह से वो एक और मर्तबा बेन की बेरहमी का शिकार बन गई। बेन ने उसे पानी के अंदर फेंक दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। आगे के पूरे रास्ते में वो साशा को पानी के अंदर तैरते हुए घसीटते हुए लेकर आया। इस दौरान साशा को बहुत सारी चोटें भी लगी। साशा अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो रस्सी से बंधी थी और उसकी मूवमेंट्स बोट के साथ चल रही थी। एंड पर जब ये लोग मंजिल पर पहुंचते हैं तब साशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आखिरकार बेन उसे एक गार के अंदर लेकर पहुंचता है और यहाँ जाकर साशा के होश उड़ जाते हैं। वो सारे लोग जिनके फॉरेस्ट स्टेशन के अंदर मिसिंग पोस्टर लिखे थे वो यहाँ पे थे, मरे हुए। नंगा कर उन्हें बेन ने लटका रखा था और उनकी बॉडी के ऊपर नमक लगाया हुआ था। बेन असल में इन लाशों को सुखा रहा था ताकि इनका सूखा हुआ मीट जाकर वो बेच सके। अब साशा को समझ आई थी जो जर्की वो खा रही थी वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का गोश्त था। ये सोचते ही उसे उल्टी आने लगती है। साशा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। यहाँ पर बेन साशा को बताता है हमारी ट्राइब का मानना है अगर तुम्हें किसी की सोल अच्छी लग जाती है और तुम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें उसका लिवर खाना पड़ता है। तुम्हें पता है अपनी मॉम की सोल को हमेशा अपने पास रखने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को ही मारा था और फिर उनका लिवर खा लिया था। वो यहाँ पर उसे उसकी मॉम की डेड बॉडी भी दिखाता है और साशा हैरान हो जाती है कि वो कितना सफाक इंसान है। वो साशा को बताता है तुम बहुत हिम्मत वाली हो। जितनी देर तुम भागी और जितना टफ टाइम तुमने मुझे दिया इतना आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम्हारी सोल मुझे पसंद आई है और मैं तुम्हारी सोल को अपने पास रखना चाहूंगा, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा लिवर खाऊंगा। इस टाइम वो साशा को अपने दांत भी दिखाता है जो उसने बिल्ली की दांतों की तरह तेज किए हुए थे। ये सारी बातें करते हुए वो साशा को भी मारने के लिए तैयार कर रहा था। जैसे ही वो चाकू लेकर साशा के पास आया साशा का लिवर काटने के लिए, साशा ने उसके कान पर जोर से काट लिया और अपनी रस्सियां दुड़वाते हुए वो यहाँ से भाग गई। साशा पानी के रास्ते आगे जाना चाहती थी। उसने पानी में जंप लगा ली लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी रस्सी तो अभी भी बेन के साथ बंधी हुई है और बेन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो यहाँ एक पत्थर से उस रस्सी को काट देती है और अपने आप को बेन से आजाद करवाती है। बेन से आजाद होते ही साशा ने पूरी तरह से स्विम करना शुरू कर दिया था जबकि बेन वो एक झरने से नीचे गिर चुका था। पत्थर पर सर लगने की वजह से जल्द ही वो बेहोश हो गया और साशा को आगे जाने का एक और मौका मिल गया। यहाँ बेन का बेहोश हुआ जिस्म बेजान हुआ ऊपर की तरफ आ गया था। साशा को पता चल गया कि वो बेहोश है। वो इसका काम खत्म ही करने वाली थी एक पत्थर उसके सर पर मारकर, लेकिन यहाँ अचानक ही बेन को होश आ गया और बेन ने उसे पकड़ लिया। वो उसे अब किनारे पर लाकर उसका गला दबाने लग जाता है। साशा मरने ही वाली होती है पर अचानक ही बेन को खुद ब खुद उस पर रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। यहाँ तक कि वो खुद उसे रिवाइव भी करता है। इस पॉइंट पर वो दोबारा उसके साथ कुछ करता, साशा मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने से साइड पर कर नीचे फेंक देती है और यहाँ एक पत्थर उठाकर वो उसकी टांग तोड़ देती है। दर्द से वो बिलबिला उठा था। इस टाइम चल फिर भी नहीं पा रहा था। साशा भी इस टाइम बहुत ज्यादा थक चुकी थी इस पूरी लड़ाई की वजह से। काफी मर्तबा वो जख्मी भी हुई थी। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन चंद ही कदम चलकर उसकी भी सारी हिम्मत जवाब दे देती है और वो भी यहीं गिर जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और ये दोनों कुछ ही फासले पर यहीं लेटे रहते हैं। इस टाइम बेन अपने हाथ में मजबूती से ही चाकू पकड़े लेटा हुआ था क्योंकि अब वो जानता था कि ताकत उसके हाथ में नहीं रही बल्कि अब वो साशा का शिकार बन चुका है। पहले जहाँ साशा चुप थी और वो उसे अपनी मर्जी की बातें सुना रहा था, अब ये सारा चक्कर उल्टा हो चुका था। अब साशा उसे कहानी सुनाने लगती है और कहती है तुम जानते हो उस दिन जिस दिन मेरे हस्बैंड की मौत हुई उस दिन मेरी इज्जत थी उस पहाड़ पर लटके रहना, और फिर जब तूफान आया और हम लोग नीचे आ रहे थे तब मेरे हस्बैंड की रस्सी मेरे ही हाथ में थी। मैं नहीं जानती थी कि वो जिंदा भी है या मर गया। अगर वो जिंदा होता तो मैं उसकी जान बचा सकती थी
लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसकी रस्सी छोड़ दी। मुझे आज भी नहीं पता कि वो उस दिन जिंदा था या मर गया, लेकिन आज तक मुझे यही गिल्ट सता रहा है कि अपने हस्बैंड की मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। खैर, ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होते ही साशा बेन के साथ एक डील करती है। वो उसे कहती है कि एक वर्टिकल चट्टान है, यहाँ पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर चढ़कर जंगल का सारा रास्ता 1 मिनट में पार हो जाएगा और मैं इसे अकेले पार नहीं कर सकती। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं अकेले भी ये कर सकती हूँ, लेकिन उसमें मुझे जरा ज्यादा वक्त लगेगा और उससे पहले मुझे तुम्हारे से भी तो खतरा है। लेकिन मैं तुम्हारे मरने का इंतजार कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी टांग का जख्म बहुत ज्यादा बुरा है और इन्फेक्शन की वजह से तुम ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रह पाओगे। साशा की बातें सुनकर बेन को आज पहली मर्तबा डर लगा था और वो साशा के साथ डील करने पर राजी हो गया था, लेकिन एक शर्त पर। वो साशा से कहता है कि तुम मुझे अपने हस्बैंड की तरह नीचे नहीं गिराओगी। साशा उसकी बात मान जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन बेन पर भी उसे यकीन नहीं था। काफी ऊपर चढ़ने पर वो अपने हार्नेस से छेड़छाड़ करने लगी ताकि वो बेन को नीचे गिरा दे, और ये चीज बेन ने महसूस भी कर ली। साशा को मजे चुकाने के लिए वो साशा की रस्सी को खींच लेता है और साशा नीचे लटक जाती है। इस टाइम वो साशा से कहता है कि अगली मर्तबा तुमने ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिराकर मार दूंगा। लेकिन साशा उससे कहती है, तुमने गलत समझा, मैं तो सिर्फ हार्नेस रीसेट करने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे अगर ऊपर चढ़ने दोगे तभी मैं तुम्हें ऊपर लेकर चल पाऊंगी। ऊपर चढ़ते हुए अब साशा उसी पॉइंट पर आ चुकी थी जिस पॉइंट को वो कभी भी पार नहीं कर पाई थी। इस तरह की चट्टान और पहाड़ी को वो कभी पार नहीं कर पाती थी और यही उसकी कमजोरी थी। आज भी तो यहीं आकर पहले बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपने हार्नेस को यहाँ दरख्त की एक टहनी से बांध देती है और उसके बाद अपने हार्नेस को ढीला करने लगती है। असल में वो बेन को गिराने का प्लान कर रही थी और बेन ये समझ भी गया था। बेन उसे भी अपने साथ गिराना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो साशा को खींच पाता, साशा उसका हार्नेस उस पेड़ की रस्सी से भी छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाती। जिस तरह से उसके हस्बैंड की मौत हुई थी उस तरह से ही उसने बेन की जान ले ली थी। बेन का खतरा अब टल चुका था, क्योंकि वो जानती थी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो जिंदा नहीं बचा होगा। थककर वो इसी चट्टान पर बैठ जाती है, क्योंकि इस चट्टान को पार करने के लिए उसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। उसका हार्नेस भी अब बेन के साथ नीचे गिर चुका था। अब तो उसके पास कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं था। अगर वो इस चट्टान को आज पार ना कर पाती तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती। बस यही वो हिम्मत थी जो उसे चाहिए थी। अपनी जान को बचाने के चक्कर में आज वो इस मुश्किल चट्टान को भी सर कर जाती है और फाइनली ऊपर चढ़कर सुकून का सांस लेती है। इस टाइम उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, खुशी के, जीत के, एक नाकाम चीज को कामयाब बनाने के और सबसे ज्यादा अपनी जान के बच जाने के। इस टाइम वो खुश थी और उसे एहसास भी था कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। वो अभी जंगल के अंदर ही थी और बाहर जाने के लिए उसे और भी बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। लेकिन इतनी सारी मुश्किलें पार करने के बाद अब किस्मत उसका साथ देने लगी थी। सामने आती हुई एक गाड़ी उसे देख लेती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। फॉरेस्ट स्टेशन के अंदर पहुंच कर वो सब लोगों को जंगल में हुए हादसे के बारे में बताती है, बेन के बारे में भी बताती है और साथ ही उस खेत के बारे में भी बता देती है जिसके अंदर उसने सभी मरे हुए लोगों को रखा हुआ था। पहले जो लोग इस जंगल को खतरनाक समझने लगे थे और यहाँ आना ही उन लोगों ने छोड़ दिया था, आज उन सब पर भी ये मिस्ट्री खुल जाती है कि अंदर जाने वाले लोग कहाँ गायब होते थे। सबकी लाशों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और साथ ही साथ साशा को भी। वो अब यहाँ से जाते हुए अपने हस्बैंड की सारी यादों को समुद्र में बहा देती है और लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करती है, जो लाइफ अब उसे इतनी ज्यादा स्ट्रगल के बाद मिली थी। और ऐसे ही उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।